हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम पहुंच गए हैं अपने मोडाल वर्ब्स के सीरीज़ के दूसरे हिस्से की तरफ। पहले हिस्से में हम लोगों ने देखा था यूजेस ऑफ कैन एंड कुड। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई वाले बटन पे क्लिक कीजिए एंड फटाफट पहले वो वीडियो देख कर आइए, उसके बाद इस वीडियो पे कंटिन्यू कीजिएगा। अगर आपने देखा हुआ है तो कंटिन्यू करते हैं हमारे यूजेस ऑफ मे, माइट एंड मस्ट। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, एकदम इजी तरीके से समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। बने रहिएगा एंड तक, ठीक है। शुरुआत करते हैं रूल नंबर 1 एंड दैट इज यूजेस ऑफ मे। देखिए, मे का सबसे पहला जो यूज़ होता है ना, उसे हम कहते हैं पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना, है ना। जैसे कि ही मे कम, वो आ सकता है। अब उसके आने के चांसेस कितने हैं, अगर परसेंट में बताने की कोशिश करें तो नहीं बता सकते, क्योंकि मे में कोई परसेंट नहीं होता, बस एक पॉसिबिलिटी है, सिर्फ एक संभावना के बारे में हमें पता चलता है कि मे का मतलब वो या ये काम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आप नहीं बोलना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि ही मे नॉट कम, ठीक है। तो मे का मतलब सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। लेकिन मे का एक और यूज़ भी होता है, शायद आप लोगों ने सुना हो ना सुना हो। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में आप जानते हैं क्या? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस अगर आपने नहीं सुना है तो ये एग्जांपल देखिए, मे गॉड ब्लेस यू। ऐसे सेंटेंसेस आपने ज़रूर सुने होंगे। तो ये जो मे गॉड ब्लेस यू है ना, इसे एक आप विश कह सकते हैं या एक प्रेयर भी कह सकते हैं। ये एग्जैक्टली प्रेयर तो नहीं है, लेकिन एक विश है। लेकिन किसी भी सेंटेंस में अगर विश या फिर प्रेयर के बारे में पता चले, या आपके विश या आप अपने प्रेयर को व्यक्त करते हैं, तो उन सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की शुरुआत ना मे से ही होती है, ठीक है। इस सेंटेंस की एक और ख़ास बात आपको बता दूं, ये सेंटेंस ना हमेशा मे प्लस सब्जेक्ट इस फॉर्म में लिखा होता है। मे को कई दफ़ा हम हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से भी यूज़ करते हैं, और यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब ही है, क्योंकि मेन वर्ब तो हमारा है ब्लेस। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ध्यान में आ रहा है क्या? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, कहाँ पे ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है? अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल मे के हो गए दो यूजेस, पहला पॉसिबिलिटी के लिए एंड दूसरा ऑप्टेटिव सेंटेंस में किया जाता है। तीसरे यूज़ की तरफ चलते हैं। मे का इस्तेमाल मे आई कम इन, ये सवाल असंख्य बार आपने अपने टीचर से पूछा ही होगा। इसे रूल नंबर 3 कर देते हैं, मे आई कम इन। अच्छा, मे आई कम इन की जगह कैन आई कम इन हो सकता है क्या? हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन वो फ्रेंडली रिक्वेस्ट बोला था ना मैंने, आई वाले बटन पे क्लिक करके वो वाली वीडियो देख लीजिएगा। मे आई कम इन, इसका मतलब है आप एक रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन इस रिक्वेस्ट में ना एक और चीज़ मिली हुई है, और उसे कहते हैं रेस्पेक्ट। जब भी आप किसी व्यक्ति को बहुत सम्मान करते हैं या सम्मान शो करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, और सवाल पूछते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं सवाल पूछने के लिए। कैसा सवाल है? रिक्वेस्ट विथ रेस्पेक्ट, वहाँ पर मे का इस्तेमाल किया जाता है। रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। मे के जो है ना, इतने ही यूजेस हैं, ये 3 यूजेस हैं। एक स्पेशल यूज़ है, वीडियो के एंड में बताऊँगा, ज़बरदस्त यूज़ है। चौथा नंबर रूल कहता है माइट का इस्तेमाल। अगर मे पॉसिबिलिटी को शो करता है तो माइट लेस पॉसिबिलिटी को शो करता है, एकदम कम संभावना। जिस चीज़ की संभावना लगभग ना के बराबर है या बहुत कम है, वहाँ पे आप माइट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट प्रिपेयर कॉमा ही माइट पास द एग्ज़ाम। ही डज नॉट प्रिपेयर, वो पढ़ाई नहीं करता है। ही माइट पास द एग्ज़ाम, शायद वो पास हो सकता है, लेकिन उसके पास होने की संभावना कितनी है? बहुत कम। इसलिए तो माइट यूज़ किया हमने। माइट का मतलब होता है बहुत ही कम, एकदम नीचे, 0 से लेकर 10% तक की अगर आप संभावना की बात करें ना, तो ही माइट का इस्तेमाल किया जाता है। मे का यूजेस हो गया, माइट के यूजेस हो गए। तीसरे चलते हैं मस्ट के यूज़ की तरफ, एंड दैट इज़ आवर रूल नंबर 5। अगर माइट का मतलब है लेस पॉसिबिलिटी, तो मस्ट का मतलब हो जाएगा ग्रेटर पॉसिबिलिटी, यानी कि ज़्यादा बड़ी संभावना जब भी हो तब आप मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही ओन्स
ओन्स हो जाएगा 5 हाउसेस। भैया ये जो सब्जेक्ट है ना ही, इसके पास 5 घर हैं, तो मैं कह सकता हूँ क्या, ही मस्ट बी रिच। अरे भैया जिसके पास 5 घर हों अलग अलग और जो उसको ओन भी करता हो, अपना निजी घर है उसका, उसे हम रिच नहीं कहेंगे क्या? ऑब्वियसली कहेंगे। ही मस्ट बी रिच, ही ओन्स 5 हाउसेस, वो 5 घर का मालिक है, ही मस्ट बी रिच, उसे रिच होना चाहिए, वो रिच होगा। मस्ट का मतलब है ज़्यादा संभावना है, लगभग 80-90% संभावना जहाँ पे हो वहाँ पे आप मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो बात संभावना की आ जाती है, सिर्फ संभावना हो तो मे का इस्तेमाल होगा, बहुत कम संभावना है माइट का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा ज़्यादा संभावना है तो मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ आपने ध्यान दी क्या, माइट एंड मस्ट इन दोनों के साथ हम जब भी सेंटेंस बनाते हैं ना, तो हमें कुछ ना कुछ बेस चाहिए होता है, सो दैट हम माइट को कम संभावना बोल सकें एंड मस्ट को ज़्यादा संभावना बोल सकें। आधार देख रहे हैं इस वाले सेंटेंस में, देखिए ही ओन्स 5 हाउसेस, क्योंकि उसके पास 5 घर हैं इसीलिए मुझे लगता है कि वो रिच होगा, और लगने का जो मात्रा है वो ज़्यादा है। और माइट वाले केस में हमने क्या बोला था, ही डज नॉट प्रिपेयर, वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, ही माइट पास द एग्ज़ाम। माइट एंड मस्ट का इस्तेमाल जब भी आप करें कोई ना कोई बेस ज़रूर होना चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं कि कम संभावना है तो क्यों है कम संभावना, और अगर आप कह रहे हैं कि ज़्यादा संभावना है तो क्यों है ज़्यादा संभावना, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। मे के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्यों? क्योंकि मे सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। अब चलते हैं मे के सबसे खतरनाक यूज़ की तरफ, दैट इज़ रूल नंबर 6। सेंटेंस बड़ा आसान है, मैं लिख सकता हूँ कि ही प्रिपेयर्स daily so that he may clear the exam in his first attempt। ठीक है ना, he prepares daily, वो रोज़ पढ़ाई करता है, क्यों? so that he may clear the exam इन हिज फर्स्ट अटैम्प्ट, ताकि वो पहले ही अटैम्प्ट में अपना एग्ज़ाम जो है ना वो क्लियर कर सके। आप में से कई लोग पहला अटैम्प्ट अपना देने वाले होंगे, आप लोगों को ऑल द बेस्ट। ठीक है, ये देखिए ही प्रिपेयर्स डेली, वो रोज़ तैयारी करता है। इस सेंटेंस में खास बात क्या है ना, इस सेंटेंस के 4 अलग अलग लेयर्स हैं। नज़र आ रहे हैं क्या? अभी नहीं नज़र आ रहे होंगे, अब जब बताऊँगा तब नज़र आएगा। पहला लेयर कहता है कि सेंटेंस की शुरुआत एक प्रिंसिपल क्लॉज से अगर हुई होगी। आई होप आपको पता हो प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, अगर नहीं पता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना लेंगे। प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, ये सब क्या क्या होते हैं। ये कहता है कि पहला जो लेयर है, सेंटेंस की शुरुआत प्रिंसिपल क्लॉज से होनी चाहिए एंड प्रिंसिपल क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। एक मिनट रुकिएगा, प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, ये पहला लेयर है। ठीक है, सेकेंड लेयर क्या कहता है, ऊपर लिख देता हूँ। सेकेंड लेयर कहता है कि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होगा, देयर हैज़ टू बी अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज की जो शुरुआत है ना वो या तो सो दैट से हुई होगी, या फिर दैट से हुई होगी, या फिर इन ऑर्डर दैट से हुई होगी। क्लियर हो रहा है? ये जो सेंटेंस हमने लिखा है, इस सेंटेंस में 4 लेयर हैं, और 4 में से पहला लेयर है कि सेंटेंस की शुरुआत प्रिंसिपल क्लॉज से होनी चाहिए, और प्रिंसिपल क्लॉज होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में। दूसरी बात, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होना चाहिए, और उसकी शुरुआत सो दैट, इन ऑर्डर दैट, या फिर दैट, इन तीनों में से किसी से भी होना चाहिए, कंजंक्शन है। इसके बाद आता है तीसरा लेयर। तीसरा लेयर कहता है कि हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, ये किसी न किसी पर्पज़ को डिनोट करना चाहिए, यानी कि कोई ना कोई उद्देश्य डिनोट होना चाहिए ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उससे। अगर ये तीनों लेयर फॉलो होते हैं तो चौथे लेयर में हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमेशा मोडाल वर्ब मे का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये तीनों लेयर फुलफिल होता है तब जाके आप चौथे लेयर में यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमेशा मे का ही इस्तेमाल करेंगे। मे के अलावा और कोई भी मोडाल वर्ब यूज़ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अगर ये वाला रूल समझ गए हैं तो एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। वी ईट सो दैट वी मे लिव। हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें।
क्या ये एग्जाम्पल पिछले वाले रूल को पूरा फॉलो कर रहा है? एक बार और देख लीजिए इस रूल को, वीडियो पॉज करके चारों रूल को एक बार अच्छे से समझ लीजिए, इसके चारों लेयर्स को, रूल तो एक ही है, चारों लेयर्स को अच्छे से समझ जाइए और उसके बाद यहाँ पर आइए चेक करते हैं सारी चीज़ें सही लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है। कलर चेंज कर लेते हैं ना, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ लिखा वी ईट, हम खाते हैं, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, पहला लेयर चेक। दूसरा कह रहा है एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज अवेलेबल है, वी में लिव ताकि हम जी सकें। सबऑर्डिनेट क्लॉज सो दैट या इन ऑर्डर दैट से शुरू होना चाहिए, हुआ है। और कह रहा है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में एक पर्पस यानी कि उद्देश्य भी होना चाहिए, पर्पस है ना, वी में लिव ताकि हम जी सके। अगर ये तीनों लेयर सेटिस्फाई करते हैं तब जाके हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में सिर्फ और सिर्फ मे का ही इस्तेमाल करेंगे, ये मे का स्पेशल यूज़ था। आई होप ये वाला डाउट क्लियर होगा, नहीं भी हुआ होगा वीडियो दोबारा आगे पीछे करके देख लीजिएगा। एंड लास्ट रूल जो है ना वो कहता है कि हम मे या फिर माइट के साथ पॉसिबली या फिर लाइकली का इस्तेमाल नहीं करते हैं। किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं? पॉसिबली या फिर लाइकली का इस्तेमाल नहीं करते हैं। रूल नंबर आई थिंक 7 होगा, रूल नंबर 7 हो गया ये, ठीक है। मे एंड माइट के साथ आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसका? पॉसिबली एंड लाइकली का। रीज़न है ना उसके पीछे, आपको पता है कि मे एंड माइट इन दोनों का मतलब पॉसिबिलिटी या फिर लाइकली, इन दोनों का मीनिंग लगभग मे और माइट के जैसा ही तो होता है ना, तो दोनों को साथ में यूज़ क्यों करें? जैसे अगर मैं सेंटेंस लिखूं कि ही मे पॉसिबली कम टुमारो, कि भैया वो संभावना है कि कल आ सकता है। अब जब यहाँ पे आपने मे लिख ही दिया तो पॉसिबली लिखने की क्या ही ज़रूरत थी, दोनों का मीनिंग तो सेम है। मे भी पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, पॉसिबली भी पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, दोनों को साथ में कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये हो गए टोटल आपके फ्रॉम रूल नंबर 1 टू रूल नंबर 7, दैट इज़ यूजेस ऑफ मे, माइट एंड मस्ट। अगर कोई डाउट रह गया हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगली वीडियो में उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए तैयारी अच्छे से करते रहिए, पढ़ना कभी भी बंद मत कीजिएगा, कंटिन्यूटी इज़ द की। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।